कॉन्सेप्ट इज द सॉलिड्स। आज हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर सॉलिड्स? ओके, तो सॉलिड्स हमारा चैप्टर है। सॉलिड्स का टॉपिक डिस्कस करना है, तो देखिए करना क्या है इसमें। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली एक अपन वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इसकी डेफिनेशन क्या है? अच्छा, ये चैप्टर जो है ना, इसमें तुम्हें लिखना है, बस लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, बस यही जिंदगी चलेगी इसमें अभी। तो इलास्टिसिटी में तुम्हारे पास क्या है? इट इज द टेंडेंसी टू oppose any change in its shape, size by a body। मतलब कोई भी ऐसी बॉडी जिसका तुम शेप चेंज करना चाहते हो, तो वो बॉडी हमेशा अपना शेप चेंज होने ना दे। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। एंड द property of matter by virtue of which a body tend to regain its original shape and size after the deforming force is removed, is called as the इलास्टिसिटी। इसको थोड़ा सा डिटेल में डेफिनेशन बता दिया। मान लो ये तुम्हारे पास कोई बॉडी है, तुम इस पे बाहर से कुछ फोर्स लगा रहे हो, तो तुम इसको फोर्स लगाने के बाद क्या कर रहे हो? तुम इसका शेप जो है वो डिस्टॉर्ट कर रहे हो। जब तुम इसका शेप को डिस्टॉर्ट कर रहे हो, तो इसका शेप तो डिस्टॉर्ट हो गया, पर जब तुमने बाहर से जो फोर्सेस है उसको रिमूव कर दिया, तो तुमने क्या किया? ये दोबारा से इसके अंदर फोर्सेस बिल्डअप हो गई, जो फोर्सेस जो हैं जिसकी वजह से इसने दोबारा से अपना वही शेप गेन कर लिया। सो ये प्रॉपर्टी, जब तुम डीफॉर्मिंग फोर्स, जिसने तुम बोल दो कि जिसने शेप या साइज को चेंज किया, जिसने शेप और साइज को चेंज किया, जब उसको रिमूव कर दो तो दोबारा से जब बॉडी अपना शेप रीगेन करे, ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड एज द इलास्टिसिटी। बट, और ये भी लिखते हैं, विद इन इलास्टिक लिमिट, within elastic limit
डीफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि डीफॉर्मिंग फोर्स कौन सी होती है? बाहर से जो अप्लाई की गई है। डीफॉर्मिंग फोर्स बाहर से जो अप्लाई की गई फोर्स है। डीफॉर्मिंग फोर्स, द एक्सटर्नल फोर्स is equal to the रिस्टोरिंग फोर्स, नो डाउट किसका? बॉडी का। विद इन इलास्टिक लिमिट, एक लिमिट के अंदर डीफॉर्मिंग फोर्स जो तुम्हारी एक्सटर्नल फोर्स है और उसका रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू के बराबर होता है। वैल्यू दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट अंडर सम कंडीशन ऑफ दिस इलास्टिक लिमिट। ओके, ये चीज तो याद रखोगे। मतलब इलास्टिक लिमिट एक ऐसा वर्ड है, इसकी एक ऐसी लिमिट है कि तुम जितना बाहर से फोर्स लगाओगे उतना ही फोर्स, वो जो डीफॉर्मिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगा। और रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर आएगा, डीफॉर्मिंग बॉडी के अंदर आएगा, बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास आ गया रिजिड बॉडी। उसके बाद तुम्हारे पास आ गया रिजिड बॉडी। उसके बाद आ गया रिजिड बॉडी। क्या होता है रिजिड बॉडी? इट इज अ बॉडी in which separation, rigid body is what? Is a body in which the separation between its constituent particles does not change। कि वो चेंज नहीं करता। लॉजिक समझो क्या है? तुम्हारे पास ये रिजिड बॉडी था और ये दो पार्टिकल्स के बीच में आर नॉट डिस्टेंस था। जब तुमने बाहर से फोर्स लगाया तो ये क्या कहता है कि इनके बीच में ये डिस्टेंस कभी चेंज ना करे। दैट इज कॉल्ड एज ए रिजिड बॉडी। रिजिड का मतलब क्या होता है? जिसको तुम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे तुम जितना मर्जी फोर्स लगा दो। रिजिड का मतलब क्या होता है? जितना मर्जी फोर्स लगा दो कुछ नहीं हो सकता उसको, तो उसको बोलते हो तुम रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के बेसिकली होगा क्या? जब तुम इस पे फोर्स भी लगाओगे तो तुम ये बोलोगे इट नेवर गेट डिफॉर्म, ये कभी इसका शेप चेंज नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट, और नेचर में, in nature nobody is perfectly rigid, nobody is perfectly rigid, कि कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं है। इसको याद रखिए, इसको याद रखिए। हर बॉडी का, जिसको यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज होती हैं, तुम उस पर फोर्स लगाओ, लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाओ तो ऑब्वियस सी बात है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को चेंज करेगा। तो इस वजह से तुम्हारे पास यूनिवर्स में कोई भी रिजिड बॉडी नहीं है। अच्छा, फिर तुम्हारे पास आता है एक डेफिनेशन बेटे, इलास्टिक एंड पार्शियली elastic bodies, elastic and partially elastic bodies, elastic and partially elastic bodies। अब होता क्या है इसमें, ये तो मैं बता रहा हूं। मैंने जैसे कि बोला इस चैप्टर में सिर्फ डेफिनेशंस है, डेफिनेशन लिखी, समझ लग गई, बस कहानी खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं आती। अब तूने बोला इलास्टिक बॉडी क्या चीज होती है, तो हम बोलते हैं द बॉडी which
completely regains its original shape after the deforming force is removed। कि जब तुम इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या होगा, तुमने फोर्स लगाया, डिफॉर्मेशन हो गया। जब फोर्स तुमने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया तो अब बॉडी रीफॉर्म होगा, मतलब दोबारा से अपनी रीगेन करेगा शेप। तो ऐसी बॉडीज जो अपनी सारी की सारी जो डिफॉर्म्ड स्टेट है उसको छोड़ के वो अपनी सारी की सारी स्टेट को रीगेन कर लेती हैं, तो उसका नाम बच्चों तुम लोग रखते हो इलास्टिक बॉडी। और तुम इसमें ये बोलते हो कि बेसिकली जो वर्क डन होता है इन डिफॉर्मेशन, जो वर्क डन होगा डिफॉर्मेशन में, वो बेसिकली it will be stored as the potential energy in the body। बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर होगा। इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसके बाद नाम ही तुम्हें बता रहा है, इसका नाम ही काफी है, पार्शियली इलास्टिक बॉडी। मतलब बड़ा जबरदस्त है। अगर तो वो फुल रीगेन कर गया शेप तो तुम बोलोगे कि ये इलास्टिक बॉडी है, और अगर उसने रीगेन तो करा शेप पर पूरा नहीं करा तो तुम उसको बोलोगे कि ये पार्शियली इलास्टिक बॉडी है। तो मतलब द बॉडी which does not completely regain its original shape after the deforming force is removed। जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया, तुम उसका नाम पार्शियली इलास्टिक बॉडी रखोगे। तो इसमें होगा क्या, नो डाउट तुमने वर्क डन किया, किसमें, डिफॉर्मेशन में, पर अब वो वर्क डन में हुआ क्या, थोड़ा सा तो इट गेट स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी, और बच्चों थोड़ा सा पार्शियली डिसिपेटेड इन एनर्जी। पार्शियली डिसिपेटेड, लॉस्ट हो गया एनर्जी की फॉर्म में, हीट एनर्जी की फॉर्म में। तो जो स्टोर हुआ था सिर्फ उतना ही रीगेन करेगा शेप, पर जो लॉस्ट हो गया वो तो डिसअपियर हो गया। इस वजह से उसने कंप्लीट शेप को रीगेन नहीं किया। ओके, अब देखो एक वर्ड आता है, इसका नाम होता है इन इलास्टिक बॉडी। बेटा इन इलास्टिक बॉडी, या इसका नाम होता है प्लास्टिक बॉडी। अब ये क्या होते हैं, such bodies they do not have any tendency to regain the ओरिजिनल शेप। मतलब वो ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ही नहीं सकते बेटा, वो ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ही नहीं सकते। तुम इसका नाम रखते हो
इनइलास्टिक या प्लास्टिक बॉडी। इसमें क्या होता है, तुम वर्क डन जो किया, वर्क डन जो तुमने किया इन डिफॉर्मेशन में, वो सारे का सारा कंप्लीटली dissipated during the deformation, completely dissipated during the deformation। वो डिफॉर्मेशन में कंप्लीटली डिसिपेट हो चुका है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है जो तुम्हें पता लग गया, ठीक है। अब एक नॉर्मल चीज जो सभी में होती है, स्ट्रेस। पर तुम्हें आज पता लगेगा स्ट्रेस इज ऑल्सो ए गुड थिंग। देखो कैसे, स्ट्रेस ड्यू टू अ फोर्स, हम यूज करते हैं इसमें वर्ड स्ट्रेस। और यही स्ट्रेस वर्ड जब फ्लूइड्स में लिया जाता है, इसका नाम, फ्लूइड्स में तुम्हारे पास लिक्विड और गैसेस आते हैं, उन्हीं फ्लूइड्स में इसी स्ट्रेस का नाम तुम प्रेशर रखते हो। इसी स्ट्रेस का नाम तुम क्या रखते हो, प्रेशर। ठीक है, पर आज तुम्हें पता लगेगा स्ट्रेस इज ए गुड थिंग। क्यों, कैसे, देखो देखो कैसे। बेसिकली क्या होता है, ये तुम्हारे पास कोई बॉडी है, मान लो तुम्हारे पास ये कोई बॉडी है, तुमने फोर्सेस लगाई, ऐसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, तो डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसका शेप चेंज कर गया। और जब तुमने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया तो इसने अपना शेप रीगेन किया। तो ये जो स्ट्रेस वर्ड तुम लिखते हो, ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है ये, restoring force per unit area, so that is called as the stress। तो तुम देखो restoring force per unit area में तुम क्या कर रहे हो, तुम शेप या साइज को रीगेन कर रहे हो। इस वजह से मैंने तुम्हें बोला था स्ट्रेस एक बढ़िया चीज होती है, क्योंकि स्ट्रेस हमेशा मेरा रीगेन करने की टेंडेंसी का नाम स्ट्रेस होता है। जबरदस्त पॉइंट है। जैसे एग्जांपल तुम लिखते हो, व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड, when external forces are applied on a body, जब बाहर से कोई फोर्सेस अप्लाई करते हैं, वही चीज मैं तुम्हें जो बताई अभी, then it get deformed, and due to deformation the intermolecular forces inside the body may be developed, उसके अंदर डेवलप हो सकती हैं फोर्सेस डिफॉर्मेशन की वजह से। क्या दिक्कत वाली बात है, यहीं पे तुम्हें बोला जा रहा है कि some restoring forces within the volume of the body which oppose the external deforming force, so यही चीज जो मैं तुम्हें बताया,
So the internal restoring force, okay बच्चों, per unit cross sectional area, per unit cross sectional area of the body is called स्ट्रेस. इसका नाम तुम स्ट्रेस कहते हो. और याद रखना बेटा, स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है. और तुमने अभी स्ट्रेस के बारे में लिखा, ये फोर्स पर यूनिट एरिया है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है. तो इसके यूनिट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर. और अगर तुम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला करोगे तो m1l-1 t-2, ये इसके यूनिट्स आ जाएंगे. और नो डाउट स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है, तुम्हें बता दिया. टेंसर पता है ना, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स नहीं होता. एक ही डायरेक्शन में अगर ऐसा नहीं होता ना, जैसे मान लो तुमने ये कोई बॉडी है, ऊपर से फोर्स लगाया, पहले कम फोर्स लगाया तो इतना प्रेस हो गया, ज्यादा फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में तो ज्यादा प्रेस हो गया. क्या दिक्कत है? Am I right? इसका नाम तुम ये बोल रहे हो. अब ये पॉइंट सुनो. फिर आता है तुम्हारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. आई एम गिविंग यू 2 minutes, हैव अ लुक. जबरदस्त बेटा, इसको पढ़ के हंसी आई होगी कि यार कितना इजी टॉपिक भी फिजिक्स में, हम ऐसे ही डरते हैं. फिर इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, ये बात पक्की है. तुम्हें अच्छे से हर चीज को सीखना है. जो बहुत इजी लगे समझो उसको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. ओके चलो ठीक है. अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं बच्चों. तुम्हारे पास इसमें क्या आता है, 2 तरह के स्ट्रेस की बात होती है. स्ट्रेस की 2 तरह की बात होती है, लिख लीजिए कॉपी पे ऐसे. एक जिसका नाम तुम रखते हो नॉर्मल स्ट्रेस, एक इसका नाम तुम रखते हो टेंडेंशियल या शियर स्ट्रेस.
टेंजेंशियल या शेयर स्ट्रेस। एक का नाम रखते हो नॉर्मल स्ट्रेस और एक का नाम क्या रखते हो, शेयर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस की आगे 3 टाइप्स आती हैं। नॉर्मल स्ट्रेस की आगे 3 टाइप्स आती हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक कंप्रेशनल स्ट्रेस और एक हाइड्रोलिक स्ट्रेस। टेंजेंशियल या शेयर स्ट्रेस की एक ही वैल्यू, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रेस का नाम नॉर्मल क्यों रखा गया, इसका नाम टेंजेंशियल क्यों रखा गया, मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया बता, जैसे इन तीनों में मैं तुम्हें बता रहा हूं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इसलिए रखा गया, जैसे मान लो एक तुम्हारे पास कोई रॉड था और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था। तुमने एक फोर्स लगाया ऐसे परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो क्या हुआ, इस रॉड का लेंथ थोड़ा बढ़ गया, डेल्टा एल, ये लेंथ बढ़ गया। अब तुमने क्या किया, डेल्टा एल लेंथ बढ़ाने के बाद तुमने डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये अपनी बढ़ी हुई लेंथ से फिर से ओरिजिनल लेंथ में जाना चाहेगा। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स आई और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आया, इसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया का नाम तुमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। तूने इस रॉड को खींचा परपेंडिकुलरली और नो डाउट बेटा ये तुम्हारे पास एक डीफॉर्मिंग फोर्स है, और तुमने अभी सीखा विद इन इलास्टिक लिमिट, तुमने ये सीखा विद इन इलास्टिक लिमिट जो डीफॉर्मिंग फोर्स होती है ये रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगी। अगर ज्यादा कर देंगे तो फिर कभी भी बॉडी अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन अटेन नहीं कर पाएगी। फिर आ गया कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस, फिर आ गया कंप्रेशनल स्ट्रेस। अभी कंप्रेशनल स्ट्रेस कैसे आएगा, इसका नाम ही तुम्हें सजेस्ट कर रहा है, जबरदस्त है ना, इंटेलिजेंट। क्या ये तुम्हारे पास एक है और तुमने इसको ऐसे फोर्स लगाया इस एरिया के परपेंडिकुलर, तो इसका अब तुम्हें हंसी भी आएगी, टेंशन नहीं लेना सर, ऐसे कभी होता ही नहीं है। सर फोर्स लगाया तो बेटा जी इसका लेंथ अब तुमने ओरिजिनल लेंथ से कम कर दिया। अब उसके बाद क्या किया, जब तुमने डीफॉर्मिंग फोर्स लगा के हटा दिया तो ये डिक्रीज हुई लेंथ फिर से अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करना चाहेगी। तो ये कंप्रेशन के कारण आया, इस वजह से इसका नाम कंप्रेशनल स्ट्रेस रखा। और ये जो कंप्रेशनल स्ट्रेस तुमने वर्ड लिखा बेटा, इसमें भी तुमने ये देखा कि जो फोर्स अप्लाइड है वो परपेंडिकुलर टू द एरिया है, इसी वजह से इस एरिया का नाम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखते हैं। ओके, फिर तुम्हारे पास आ गया बच्चों हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है, तुम्हारे पास एक ऐसे बाहर से तुम कोई फोर्स लगाओ, जब तुम बाहर से कोई फोर्स लगाते हो तो उसका साइज छोटा हो गया, ठीक है, साइज छोटा हो गया, मतलब ये इनिशियल थी पोजीशन, फोर्स लगाने के बाद ये फाइनल पोजीशन आ गई। और इसमें भी जब तुम फोर्स लगा रहे हो इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पर ये जो है हमारे पास ये एक स्फेरिकल बॉडी है, और जो कि हम ये मान के चल रहे हैं इट इज इनसाइड द लिक्विड। मतलब कहने का
ये कोई लिक्विड है और इसके यहां से तुमने एक बॉडी को यहां पे रखा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर लगेगा, उसके ऊपर प्रेशर लगेगा। ये तुम्हारे पास इसका रिजल्ट आएगा। दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोलिक स्ट्रेस। दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इसके बाद आ गया बच्चे टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या चीज है बच्चों? टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या चीज है? जैसे तुम्हारी फिजिक्स की बुक पढ़ी है इधर, अब चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तुम्हें मैंने बोला बेटा मैंने आज तुम्हें सॉलिड्स का चैप्टर पढ़ाया, तुम सॉलिड्स का चैप्टर घर पे पढ़ के आना। तो तुमने फिजिक्स की बुक की तरफ स्माइल करते हुए देखा और तुमने फिजिक्स की बुक का ये जो बुक ऐसे रखी हुई थी उसका ये जो बेस था उसको क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब क्योंकि फिजिक्स का होमवर्क मिला है तो तुम एक फोर्स लगा रहे हो टेंजेंट के, ताकि तुम अगले दिन बोलो मेरे को सर मेरे जो बुक थी वो डिस्टॉर्टेड थी, ऐसे डिस्टॉर्टेड थी, पेजेस पड़ गए सर। तो ये फोर्स तुमने लगाया बाहर से, पर अब ये जो फोर्स तुमने लगाया बेटे ये तुम्हारे पास ये वाला एरिया है। अब ये फोर्स तुमने लगाया और ये तुम्हारे पास एरिया आ गया। ठीक है, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एक जबरदस्त पॉइंट बता रहा हूं। तुम्हें पता है ना तुमने क्रॉस प्रोडक्ट किया था, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा। तो तुम ये देख रहे हो फोर्स वेक्टर और एरिया वेक्टर, वेक्टर बेटा एरिया वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है तुम्हें याद है ना, तुम क्रॉस प्रोडक्ट करते रहे। अब इस केस में जब तुम फोर्स लगा रहे हो और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है प्लेन इसका, पर एरिया वेक्टर तो इसका इधर ही आएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में फोर्स वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हैं। फोर्स वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हैं। तो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं। जैसे मैंने यहां पे डायग्राम ड्रॉ किया, ये तुमने एक डायग्राम ड्रॉ किया, इसको बोलते हो तुम एरिया, इसको तुम बोलते हो एरिया। और जब तुम इसके वेक्टर की बात करते हो तो वेक्टर इज ऑलवेज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू इट, वेक्टर इज ऑलवेज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ गया परपेंडिकुलर, और ये एंगल तुम्हारे पास यहाँ पे थीटा, और ये तुम्हारे पास एंगल डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो ये तुम्हारे पास आ गया टेंजेंशियल स्ट्रेस। मतलब फोर्स वेक्टर एरिया वेक्टर आर पैरेलल इन नॉर्मल स्ट्रेस, फोर्स वेक्टर एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर इन द टेंजेंशियल स्ट्रेस। बच्चों यहां तक चीजें क्लियर होगी? ओके, अब हम जैसे स्ट्रेस के बारे में लिखे तो इसके बारे में तुम्हें ये चीज समझ लगी है कि इसको हम लोग कैसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक एग्जांपल शेयर करते हैं, कि मान लो जैसे अभी तुम्हें बताया, मान लो तुम्हारे पास ये कोई बॉडी था, इसको ड्रॉ कर लेना कॉपी पे। मान लो तुम्हारे पास यहां पे ये कोई बॉडी है ऐसे, और ये सरफेस आ गया और तुमने ऊपर से फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये थोड़ा नीचे को प्रेस हो गया, ये बॉडी, ये बॉडी थोड़ा सा अब नीचे को प्रेस हो गया, इतना नीचे आ गया। समझ गया ना पॉइंट? ये इतना बॉडी नीचे को प्रेस हो गया। तो ये जो तुमने फोर्स लगाया और ये वाला एरिया, समझ रहे हो ना बेटा, ये वाला एरिया फोर्स बाय एरिया, इट इज कॉल्ड एज द नॉर्मल स्ट्रेस।
और नो डाउट ये डीफॉर्मिंग फोर्स है। और जब तुम डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दोगे, मैं थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे रहा हूं, बिकॉज एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, इस वजह से आइडिया दे देते हैं आपको। और जहां पे बेटा जब तुम यहां पे हो, क्योंकि तुम्हें बताया गया था विद इन इलास्टिक लिमिट अप्लाइड फोर्स और डीफॉर्मिंग फोर्स दोनों इक्वल होते हैं। तो मैं आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द सेम डायग्राम बट नाउ इन द डीफॉर्म्ड स्टेट। अब यहां से ये ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा, ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा ताकि ये दोबारा से अपनी शेप को रीगेन कर ले, दोबारा से अपनी शेप को रीगेन कर ले, ये दोबारा से अपनी शेप को रीगेन कर ले। तो ये जो फोर्स बिल्डअप हुआ इस एरिया में, ये जो फोर्स बिल्डअप हुआ ये रिस्टोरिंग फोर्स है, और यही रिस्टोरिंग फोर्स F के बराबर है जो कि डीफॉर्मिंग फोर्स है। तो रिस्टोरिंग फोर्स और डीफॉर्मिंग फोर्स ये दोनों तुम्हारे पास क्या है, इक्वल विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट दीज टू आर इक्वल। तो इसका नाम तुम रख देते हो, इसकी वैल्यू का नाम डीफॉर्मिंग फोर्स के साथ। इज इट क्लियर बच्चों? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट यार, वेरी सिंपल। अब सुनो, अब तुमने बोला टेंजेंशियल कैसा, तो मैं तुम्हें डायग्राम के साथ ही समझा पाऊंगा ये चीज। ये आ गया ऐसे, ये आ गया ऐसे, ये आ गया ऐसे, ये आ गया ऐसे, और ये आ गया ऐसे। अब तुमने ये वाला एरिया देखा और तुमने फोर्स लगाया इधर, जिसकी वजह से तुम्हारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये वाला पॉइंट यहां पे आ गया, ये वाला पॉइंट इक्विवेलेंटली यहां पे आ गया, और तुमने ये बेस को फिक्स कर दिया। अब ये इधर को शिफ्ट हो चुका है एरिया। एरिया तो यही वाला है जो तुमने यहां पे बनाया था। सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ क्या हुआ इसमें, सिर्फ क्या हुआ, वो एरिया का डिस्प्लेसमेंट हो गया एरिया। तो ये तुमने फोर्स लगाया, और जब तुम इसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करोगे तो तुम उसका नाम हंसते हंसते लिखोगे फोर्स पर यूनिट एरिया। पर ये फोर्स कौन सा, टेंजेंशियल। नो डाउट ये रिस्टोरिंग फोर्स ही है, नो डाउट इसका मैग्नीट्यूड डीफॉर्मिंग फोर्स के बराबर ही है, नो डाउट, नो डाउट ये रिस्टोरिंग फोर्स ही है, नो डाउट इसका वैल्यू टेंजेंशियल फोर्स के बराबर ही है। ओके, अब देखो एक और पॉइंट। अब तूने बोला सर अगर हम लोग फोर्स लगाएं, अगर हम लोग फोर्स लगाएं, अगर हम लोग फोर्स लगाएं ऐसे करके सर, ऐसे इसी एंगल थीटा पे, इसी एंगल थीटा पे अगर हम फोर्स लगाएं, अगर हम फोर्स लगाएं किसी एंगल थीटा पे, लॉजिक बहुत सिंपल आएगा। एरिया तुम्हारे पास यही है, फोर्स तुम ऐसे लगा रहे हो और ये एंगल तुम्हारे पास थीटा है। तो तुम क्या करोगे, एक फोर्स का कंपोनेंट इधर ले लोगे जिसका नाम तुम क्या रखोगे, एफ कॉस थीटा, और एक फोर्स का कंपोनेंट ऐसे आएगा जिसका नाम तुम क्या रखोगे, एफ साइन थीटा। याद है, तुम्हें लॉजिक समझा रहा हूं। जैसे तुम इधर को आर लिखते थे, ये थीटा था, तो इसका एरो अगर ऐसे करके है तो इसका भी कंपोनेंट का एरो इधर ही आएगा, और इसके एरो का कंपोनेंट इधर ही आएगा। वैसे अगर तुम्हारे पास ये एरो इधर को है तो इसका एरो ऊपर को नहीं आएगा, इसका एरो भी कंपोनेंट का इधर ही आएगा, ये भी इधर आएगा। दे आर मीटिंग, यहाँ पे देयर हेड्स आर मीटिंग, यहाँ पे देयर टेल्स आर मीटिंग, दोनों में फर्क है डायरेक्शंस का। तो इस वजह से तुम्हारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए। तो तुम्हें बोला जाएगा बेटा
इसमें नॉर्मल स्ट्रेस बता क्या है, तो तुम बोलोगे सर ये वाली फोर्स जो लग रही है, अब ये कितनी लग रही है, एफ साइन थीटा लग रही है, पर एरिया तो उसका ये वाला ही है ए। तुम्हें बोला बेटा व्हाट इज द टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो तुम बोलोगे सर ये वाली फोर्स टेंजेंट वाली लेते हैं, फोर्स ये वाली एफ कॉस थीटा, और एरिया क्या लेते हैं ए, बस आंसर आ गया।